मस्त वाली है यार। लास्ट टाइम इस अप्रोच से पढ़ाया था, ये एक और अप्रोच होती है। इस बार इस अप्रोच से पढ़ाऊं या इस अप्रोच से पढ़ाऊं? नहीं, एक काम करता हूं, दोनों अप्रोच को मिक्स कर देता हूं तो फिर और आसान हो जाएगा, है ना। मतलब ये ठीक। चलो तो शुरू करें यार कैमरा। प्लेज 2021 में आप सभी का स्वागत है। अब बाबा जी आ गए हैं इस बार फिर से फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान बनाने के लिए, धूमधाम धड़ाका मचाने के लिए। मचाएंगे तो यार हर बार की तरह इस बार भी अपन बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के साथ, इंटायरली न्यू वीडियोस के साथ। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें समझ गए? नहीं समझे? फिर से देखो। बहुत सारी हैं और बहुत दिक्कत है उसमें, दिखती भी नहीं है और होती भी बहुत सारी हैं, चारों तरफ हैं। वेव ऑप्टिक्स। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं हम लोग हमारी पहली क्लास वेव ऑप्टिक्स के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि इस बार आप नए वीडियोस दोगे या नहीं दोगे, और उसमें भी फिर अपडेटेड सिलेबस होगा कि नहीं होगा, हमारे बोर्ड्स के लिए होगा कि नहीं होगा। तो यार पहले ही बता दूं तुम सबको, सब कुछ नया है, सब कुछ अपडेटेड है और ये सारे बोर्ड्स के लिए वैलिड है। तो चलिए शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। ये रहा आपके सामने वेव ऑप्टिक्स का इस साल का 2021 का सिलेबस। और इस सिलेबस में आप देखो गौर से, पोलराइजेशन नहीं है और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप भी नहीं है। तो यानी कि हमारे पास जो है वो डिफ्रैक्शन तक की पूरी कहानी है। तो ये डिफ्रैक्शन तक की पूरी कहानी हम पढ़ेंगे सबसे ऊपर आपके लिए, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? और ये ना समझ में भी नहीं आता, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये क्या कहना चाह रहे हैं ये वेव फ्रंट। तो चलो शुरू करते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मतलब क्या? देखो बहुत आराम से समझो, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं। मेरे पास एक वेव है, ठीक है, जैसे कि उसमें बहुत सारी वेव्स, तुमको ये सारी वेव्स दिख रही हैं ये सारी वेव्स। अब ये सारी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ यहां पर 4 वेव्स बनाई हैं, ऐसी n नंबर ऑफ वेव्स होंगी और ये मैंने सब एक प्लेन में बनाई है। अब आप गौर से देखो, ये मेरे पास एक वेव ट्रेवल कर रही है, ये दूसरी वेव ट्रेवल कर रही है, ये तीसरी वेव ट्रेवल कर रही है, ये फोर्थ वेव ट्रेवल कर रही है। ये जो हमारे पास वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ये जो इन वेव्स का जो अप और डाउन हो रहा है, मतलब फेज हमें क्या बताती है? फेज हमें बताती है उसका एंगल और उसकी पोजीशन। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ये टाइम ले लेता हूं, इस टाइम पर आप ये देखो कि ये जो हमारे पास वेव है, इस वेव का ये एक पीक पॉइंट है, सेम फेज में हाईएस्ट पॉइंट पर है। इसके बाद दूसरे का एम्पलीट्यूड ये है, तीसरे का एम्पलीट्यूड ये है और फोर्थ का एम्पलीट्यूड मेरे पास ये है। और ये उस पर्टिकुलर टाइम पर थे और ये सब सेम फेज पर थे, मतलब अपने एम्पलीट्यूड पर थे। और इन सब को जब मैंने एक ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया इनका लोकस और इसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट की डेफिनेशन ये रही आपके सामने, अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच ऑसिलेट इन phase is called wave front. So locus of all the points which oscillate in the same phase is known as wave front. यहां पर आप देख सकते हो ये जितनी भी ब्लू लाइंस दिख रही है ना आपको, ये सारी की सारी ब्लू लाइंस एक्चुअली में हर अलग अलग टाइम पर वेव फ्रंट्स हैं। और जरूरी नहीं है कि मैं पीक ही लूं, मैं लोअर पॉइंट भी ले सकता हूं, मैं कोई और पॉइंट भी ले सकता हूं, एज यू विश। तो भाई ये मेरे पास एक वेव जा रही है, ये मेरे पास दूसरी वेव जा रही है, दोनों के सेम फेज वाले पॉइंट्स को कंबाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, यानी कि उनको कंटिन्यूअस एक सर्कल ड्रॉ कर दो, या सर्कल ना बने, जो भी शेप बने उसको हम कहेंगे उसका लोकस और वो कहलाएगा उसका वेव फ्रंट। आई थिंक वेव फ्रंट की डेफिनेशन तो इस डायग्राम से सबसे ज्यादा आसानी से समझ में आ रही है कि कहां पर पीक है, कहां पर लोअर है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर उनको ज्वाइन करना है। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट हमारे पास डिपेंड करता है सोर्सेस पर कि आपके पास सोर्स किस तरह का है, ठीक है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पर आ जाते हैं। चलिए, अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है, अब पॉइंट सोर्स है मतलब ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है।
अब ये इससे इधर भी वेव निकल रही होगी, इधर भी वेव निकल रही होगी, आगे भी निकल रही होगी, पीछे भी निकल रही होगी, ऊपर भी निकल रही होगी। मैंने यहां पर आसानी के लिए बना दिए हैं 4 वेव्स ताकि आपको समझ में आए। अब उससे वेव्स निकल रही थी, ऊपर भी जा रही थी, साइड में भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। मैंने 4 वेव्स बनाई हैं। अब आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर मान लेते हैं भाई सब वेव सेम उसमें निकल रही थी। अब मैंने कोई एक टाइम ले लिया, उस पर मैंने सभी का पीक ले लिया। गौर से देखो, सबके मैंने 4 पॉइंट से रेड डॉट है, सारे के मैंने पीक ले लिए और एक ज्वाइन कर दिया। क्या बना? एक सर्कल। बट ये तो 2 डायमेंशनल है भाई, बोर्ड तो प्लेन है ना यार। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि 3 डायमेंशनल में, तो भाई आगे भी तो वेव निकल रही होगी, पीछे भी तो वेव निकल रही होगी, साइड में भी तो वेव निकल रही होगी। तो बनेगा क्या? बनेगा एक स्फीयर। इसीलिए जब हमारे पास पॉइंट सोर्स होता है तो बनता है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। बड़े बड़े स्फीयर अलग अलग टाइम पर अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो बन रहा है। और अब इतना डिफिकल्ट तो यार बाबा जी आपसे बोलेंगे नहीं बनाने को। पता चला साइन वेव भी आड़ी टेढ़ी बन रही है, मतलब मुझसे भी ये साइन वेव बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अपना हाथ थोड़ा सा अलग चलता है ना, फ्री टाइप का। तो खैर, तो इसीलिए बहुत आसानी के साथ आपको एग्जाम में जो बनाना है वो है ये डायग्राम। इस डायग्राम को देखो, सेंटर में बैठा हुआ है आपके पास एक पॉइंट सोर्स, उसके बाद आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दिए, क्योंकि कॉपी के बाहर तो एग्जामिनर को बना नहीं सकते ना तुम, मतलब उससे ये थोड़ी ना कहोगे निकलता हुआ आ रहा है, और वो भी आपसे ऐसा नहीं कह सकता। नहीं तो फिर एक काम करते हैं, अपन एक ही क्वेश्चन लेते हैं फाइनली एग्जाम के लिए और स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनाएंगे बढ़िया आर्टिस्टिक तरीके से कि आप बुक खोलो और वो पूरा स्फीयर बन जाए, है ना। आप आंसर शीट खोलो तो ऐसा नहीं कर सकते यार वो लोग। तो इसीलिए ये मेरे पास हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट का डायग्राम। सेंटर में बिठा दो पॉइंट सोर्स को, और ये जो परपेंडिकुलर लाइंस निकल रही है ना, इन्हें हम कहते हैं रेज। तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है कि रेज आर ऑलवेज, और द रेज आर द लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। और इसका वाइसा वर्सा भी हमारे बहुत काम आने वाला है। ऑल्दो वाइसा वर्सा बोला नहीं जाता, बोला यही जाता है कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रेज हैं, बट ऑब्वियसली वेव फ्रंट भी तो फिर रेज के परपेंडिकुलर होगा। थंब फिंगर के परपेंडिकुलर है तो फिंगर थंब के परपेंडिकुलर है ना। तो यार वाइसा वर्सा भी अगर वैलिड है तो ये हमारे बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है अभी देखेंगे, बट ये डायग्राम बहुत सिंपल है। इसमें एक पॉइंट और जो तुम्हें नोट करना है वो ये करना है कि जो एम्पलीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। आई होप ये पूरा क्लियर होगा। कमेंट में जरूर मेंशन करते चले जाना कि आओ जी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा मजा आना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तो काम चल रहा है यार। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ट्यूबलाइट हाथ में ले लेना एक ट्यूबलाइट को, ठीक है, आजकल तो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी आ रही है। सो ट्यूबलाइट्स, अब ट्यूबलाइट अगर एक है तो वो क्या लाइन सोर्स, अब उससे कैसी रेज निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो मैं थोड़ा सा अभी ठीक हो गया हूं मगर फिर भी, तो मैं ट्यूबलाइट तो नहीं हूं, बट मान लो कि एक ट्यूबलाइट हूं, ठीक है, और मुझसे रेज इधर जा रही हैं, 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 हर डायरेक्शन में मुझसे रेज निकल रही हैं। तो जब आप लोकस बनाओगे वो पॉइंट्स का जो कि एक पॉइंट सेम फेज में है, तो ये पूरा का पूरा एक एंटायरली क्या बन जाएगा, तुम बताओ क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है कि अगर मैं वेव फ्रंट की बात करूं लाइन सोर्स के लिए, अगर लाइन सोर्स मेरे पास है तो फिर वेव फ्रंट बनेगा एक सिलेंडर। तो भाई लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल बहुत आसान डायग्राम दे दिया है मैंने तुम सबको। एंड एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस। ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है वो फॉर्मूला भी दिमाग में रखना, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कम होता चला जाता है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट आता है, सबसे लास्ट वो होता है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। यार जो रेज इंफिनिटी से आती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये पैरेलल है तो आपको, मैंने कहा था ना काम आएगा, वेव फ्रंट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू रे, या रे जो होती है वो परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, वाइस वर्सा अपन यूज कर रहे हैं यहां पर। तो यार अगर ये ऐसी बहुत सारी पैरेलल रेज हैं तो इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एक शीट बनेगी ना,
यार आड़ा टेढ़ा तो है नहीं, सारी की सारी प्लेन है। अगर सारी की सारी प्लेन है तो उसके आगे क्या बनेगी, एक शीट बन जाएंगी। तो इक्वल डिस्टेंस पर ये जो शीट्स बनती हैं ये प्लेन है, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, जब सोर्स हमारा इंफिनिटी पर हो, जब सोर्स हमारा लाइन चार्ज हो तो सिलिंड्रिकल, जब सोर्स हमारा पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट सोर्स हो तो हमारे पास स्फेरिकल, अगर सोर्स लाइन है तो सिलिंड्रिकल। और फाइनली फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर सोर्स इंफिनिटी पर है, रेज आ रही है पैरेलल, तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट हमारे पास बन जाएंगे प्लेन वेव फ्रंट। और इसको डिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस आप कुछ भी कर लो, वेव फ्रंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट बना रहेगा। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 0, जो नंबर अपन को एग्जाम में चाहिए नहीं है ना, इससे ज्यादा ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी तो रिफ्लेक्शन सिलेबस में ही नहीं है, तो कहां से बात करूंगा। तो ड्रॉ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इन द फॉलोइंग केसेस। वो आपको प्रिज्म दे देंगे, वो आपको लेंस दे देंगे, वो कॉनकेव देंगे, कॉन्वेक्स देंगे, एज दे विश। वो आपसे रिफ्रैक्शन में भी पूछ सकते हैं कि रिफ्रैक्ट हो रही है रेज, इसका वेव फ्रंट का इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड का डायग्राम बनाकर दिखाओ। बहुत आसान होता है, इससे आसान तरीका नहीं बता सकता कोई। तो देखो, मुझसे कहा जाएगा आप एक पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है एक कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर और जो रेज कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर, इस केस में इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाओ। मैंने आपसे कहा था, बूटी भी दी थी आपको और वो बूटी बहुत काम आएगी कि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, बट हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रे, क्योंकि हमें याद यही रहता है। तो अगर हम इसमें बड़े आगे तो यार देखो, पैरेलल रेज आ रही हैं, अगर पैरेलल रेज आएंगी तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, मैंने बताया था पैरेलल रेज कहां से आती हैं, इंफिनिटी से आती हैं, तो वेव फ्रंट होनी चाहिए शीट। अब बार बार 3D डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे यार अपन, तो अपन क्या करते हैं, ऐसी वर्टिकल लाइंस दिखा देंगे, लाइंस। क्योंकि यार अगर कोई चीज शीट है, भाई ये शीट है मान लो, तो भाई तुम सामने से देखोगे क्या दिखेगी तुम्हें, एक लाइन। अब अपन इतने आर्टिस्टिक थोड़ी ना, अपन तो साइंस वाले हैं, लॉजिकल सोचते हैं ज्यादा। हाथ भले ही ज्यादा ना चलाएं, दिमाग बहुत तेज चलाते हैं अपन, नहीं चलाते क्या। मतलब इससे सारे लोग परेशान रहते हैं कि ये साइंस वाले जो हैं ये दिमाग बहुत तेज चलाते हैं। मतलब एक जगह पर एक बार क्या हुआ कि स्कूल में कहा कि आप लोगों को बस से आना है, सारे टीचर परेशान कि यार बस से आना पड़ेगा, इतने बजे लेट हो जाती है और फलाना हो जाता है, ढिमका हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो लोग बस से नहीं आ रहे हैं उन पर इतना फाइन लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम तो बस से आएंगे। हमने क्या करा, हमने ना एक एप्लीकेशन लगा दी कि हम स्कूल के बहुत पास शिफ्ट हो गए हैं, अब हमें स्कूल बस से आने की जरूरत नहीं, हम तो पैदल वॉक करके आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपको स्कूल बस से ही आना है। हमने कहा ठीक है। हम क्या करते थे, स्कूल के बाहर जो एक रेस्टोरेंट था वहां पर हम लगाते थे गाड़ी, स्कूल के बाहर जो पहली बस आती थी उसमें बैठ जाते थे, स्कूल के अंदर बस से। जैसे ही स्कूल के बाहर बस निकली, बस से उतर गए, हमारा घर तो यही है। सो इंटेलिजेंस जो होता है वो आपको लड़ने भिड़ने से बचाता है, लॉजिक का यूज करते हैं अपन लोग, दिमाग वाले लोग हैं, है ना। बहुत मजा आया था मुझे तो वो करने में। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस केस में मुझे बनाना था इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो इंसिडेंट वेव फ्रंट अपन से क्या कहता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज है तो प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा, वो तो समझ में आ गया बाबा जी। अब आप ये बताओ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनाऊं मैं। तो यार ये दोनों रेज जो आ रही हैं ये एक पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं, और जब वो एक पॉइंट पर आकर मीट कर रही है तो किससे मैच हो रहा है, जरा पुरानी थ्योरी देखो। जब रेज एक पॉइंट से निकलती हैं या एक पॉइंट की तरफ आती हैं तो वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल। यही बताया था मैंने तुम सबको। तो फाइनली आपके पास ये बन जाएगा फिर डायग्राम। भाई पैरेलल रेज आ रही थी, जो पैरेलल रेज आ रही थी उनके लिए मैंने बना दिया प्लेन वेव फ्रंट, तो वो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गए मेरे पास। और ये क्योंकि एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं, और जो स्फेयर होता है वो जो रेडियस होती है उस पर नॉर्मल होता है ना, हमें तो नॉर्मल बनाने थे। तो जो रेज आकर मिल रही थी एक पॉइंट पर, जैसे ही वो उस पॉइंट पर मिली तो उसको मैं मान लेता हूं मेरा वर्चुअल सोर्स। अब सोर्स अगर वहां बैठा हुआ है तो वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे, उस सोर्स को सेंटर मानकर स्फेरिकल,
समझ में आया? यहां पर भी देखो फोकस पर आकर मीट कर रही थी, मतलब फोकस मेरा सोर्स की तरह, वर्चुअल सोर्स की तरह आप मान लो काम कर रहा है। अगर फोकस वर्चुअल सोर्स की तरह काम कर रहा है तो वो पॉइंट सोर्स बन गया, पॉइंट सोर्स बन गया तो वो सेंटर में बैठेगा, उसके करस्पॉन्डिंग सर्कल्स बना दो, क्योंकि 2D में बना रहे हो, स्फेरिकल होते हैं क्योंकि, तो ये हमारे पास उसको सेंटर करस्पॉन्डिंग करके मैंने कर्व्स बना दिए, मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट तैयार हो गया। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर आपके पास कॉनकेव होगा तो क्या होगा। तो देख लो यार, कॉनकेव होगा तो क्या होने वाला है। अब कॉनकेव के केस में रेज आ रही है मेरे पास पैरेलल, ठीक है, और वो फिर से डाइवर्ज हो गई। अब ये ऐसा हो लगता है कि ये आ रही है फोकस के साथ, क्योंकि पैरेलल रेज हैं, तो भाई जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा वो इंसिडेंट वेव फ्रंट तो प्लेन ही होने वाला है। तो ये मेरे पास बन गए प्लेन वेव फ्रंट्स। अब प्लेन वेव फ्रंट तो आपने इंसिडेंट पर बना दिए बाबा जी, अब रिफ्रैक्टेड क्या? तो देखो यार, ये दोनों रेज जो हैं ये डाइवर्ज हो रही है, ये वाली रे जब डाइवर्ज हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो वहां से फोकस से आ रही है। जब वो फोकस से आ रही है तो फोकस क्या बन जाएगा? आपके पॉइंट सोर्स का सेंटर, और उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या बना दोगे? ये देखो, ये सारे के सारे सर्कल फोकस को सेंटर मानकर बनाए गए, तो ये सब क्या बन जाएंगे आपके पास? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो इंसिडेंट रेज जो थी वो पैरेलल थी, आपने परपेंडिकुलर लाइंस बना दी, ठीक है, वो आपके पास प्लेन वेव फ्रंट्स हो गए। रेज ऐसे जा रही हैं, लग रहा है कि वहां से आ रही हैं, आपने उसको सेंटर मानकर क्या बना दिए? आपने उसको सेंटर मानकर बना दिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, और वो आपके पास बन गए रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। एक और डायग्राम, चलो इसको और देख लेते हैं। अब आता है हमारे पास प्रिज्म। अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म के केस में आपके पास अगर पैरेलल रेज आई तो भाई वो ऑब्वियसली बेस की तरफ बैंड होंगी और पैरेलल ही निकल जाएंगी। जिसको दिक्कत आ रही है टेंशन मत लो, रे ऑप्टिक्स बाबा जी पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। प्रिज्म क्या, प्रिज्म के पापा भी समझ में आएंगे, आएंगे ही आएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, मतलब और कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। अपने पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, अपने पास ऑटोमेटिकली अगर आप वीडियो देख रहे हो तो नंबर आने हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम वीडियो देख रहे हो तो ये मेरी गारंटी है कि मेरी आवाज से तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, और अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो जिसने पढ़ना शुरू कर दिया उसके नंबर आने में देरी कितनी लगती है यार। तो ये अपने पास पैरेलल आ गई रेज, पैरेलल रेज हो जाएंगी बैंड टुवर्ड्स द बेस, और फिर बाहर निकल जाएंगी वो पैरेलली, क्योंकि मैंने मोनोक्रोमैटिक ले ली। अब पैरेलल रेज हैं अगर, तो वेव फ्रंट कैसा बनने वाला है भाई? ऑब्वियसली लाइंस बनेंगी, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, और पैरेलली इमर्जेंट हो रही हैं तो वहां पर भी लाइंस बनेंगी। बट यहां पर यह याद रखना, जो मैंने दो वेव फ्रंट बनाए हैं उनके बीच का गैप कांस्टेंट लिया है। क्यों? क्योंकि एयर नहीं आ रही है, एयर नहीं थी तो भाई जो स्पीड है वो सेम रहेगी। अगर स्पीड कम हो जाती तो मैं थोड़ा पास पास बना देता वेव फ्रंट को, अगर स्पीड मेरी बढ़ जाती तो मैं और थोड़ा दूर दूर बना देता, बट यहां तो स्पीड मेरी सेम है। तो जब स्पीड सेम है तो इसीलिए, तो ये हो गया मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो गया मेरे पास रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट वेव फ्रंट इन केस ऑफ प्रिज्म। कहानी में इतना सा ट्विस्ट था दोस्तों। वेव फ्रंट के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने तुम्हें दिखा दिए, वेव फ्रंट क्या होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसका यूज करके हाइगन्स साहब का प्रिंसिपल आएगा। इसी वीडियो में अपन हाइगन्स साहब के प्रिंसिपल को भी समझ लेते हैं। तो हाइगन्स प्रिंसिपल को समझने के लिए ले लो तुम एक बूटी। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैं सोर्स, मेरे मुंह से निकल रही हैं वेव्स, नॉलेज निकल रहा है, वो वेव्स निकल रही हैं, वो तुम्हारे पास आई। तुमने सोचा कि यार मेरा दोस्त के पास मोबाइल नहीं है, वो भी पढ़ ले, तो तुमने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। तुम्हारे दोस्त ने एक और दोस्त को पढ़ाना शुरू कर दिया, और ये वेव इस तरह से आगे अपना नॉलेज जो है ट्रांसफर होता जाएगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे ये आगे प्रोपोगेट होता है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कुछ लूप होल्स आते जाते हैं, तो वो होगा, बट ठीक है, आगे मेरा प्रोपोगेट हो रहा है। तो हाइगन्स साहब का पहला पॉइंट भी यहीं से निकल कर आता है कि अगर आपके पास एक वेव फ्रंट है, जो कि मेरे पास इनिशियली प्राइमरी वाला ग्रीन वाला वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट के सारे पॉइंट, जैसे तुम लोग अपने आप में सोर्स की तरह वर्क करने लगते हैं, मतलब तुम सब बन गए बाबाजी पार्ट 2, और अपने में से एनर्जी को
वेव्स को, वेव फ्रंट्स को, नए वेव फ्रंट्स को एमिट करने लगते हैं, यानी तुमने देना शुरू कर दिया नॉलेज। सो इनिशियली मेरे पास वो ग्रीन वेव फ्रंट था, प्राइमरी वेव फ्रंट था, मैंने तो यहां पर सिर्फ 3 डॉट्स लिए हैं रेड, जरूरी नहीं है 3, यहां तो इनफाइनाइट होंगे। सो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स all the points on the wave front itself start behaving like a source, और अपने में से सेकेंडरी वेवलेट्स, हम उनको वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स और वेव्स अपने में से वेव फ्रंट्स एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए इससे आसान डायग्राम नहीं समझा सकते अपन, तो इसीलिए अपन ने सबसे सिंपल डायग्राम उठा लिया। तो अगर मैं देखूं तो भाई 3 मेरे पास पॉइंट से, उन 3 पॉइंट से क्या निकल रहे हैं, वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बनाए हैं, बैकवर्ड में नहीं बनाए हैं, क्योंकि बैकवर्ड में फॉर्मूला होता है एक, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 1 + cos θ/2, जिसमें थीटा होता है एंगल विद द प्रोपोगेटेड रे, और पीछे साइड है तो फिर उसके साथ एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, तो इंटेंसिटी आती है 0। ऑल्दो मैंने जो भी बोला अभी 30 सेकंड के अंदर वो एक आध बंदे को समझ में आया होगा, बट मुझे समझाना भी नहीं था, बस इतना बताना था कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रेडिएशन नहीं मिलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी 0 होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मिलते हैं। तो ये रहा मेरे पास वेव फ्रंट 1 2 3, ये अपने आप से इन्होंने वेव्स निकालना, वेव फ्रंट्स निकालना स्टार्ट कर दिए, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक। और ये आगे बढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। फिर उन्होंने अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया और उन्होंने कहा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप मुझे ये बताइए, ये मेरा वेव फ्रंट है, अब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ा तो इसकी नई पोजीशन बताओ, आगे बढ़ा इसकी नई पोजीशन बताओ, आगे बढ़ा इसकी नई पोजीशन बताओ। तो आप मुझे नई पोजीशन तो बताओ वेव फ्रंट की कहां है, अकेला ये वेव फ्रंट थोड़ी ना इंफिनिटी तक जा रहा होगा, या इंफिनिटी तक मैं इसको कंसिडर करूं। तो उन्होंने कहा कि ये जो वेव फ्रंट अपने में से वेव्स को एमिट कर रहा है, इसका जो किसी भी टाइम पर फॉरवर्ड एनवेलप या फिर आप आगे वाला जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो, तो देखो एक और लाइन बन जाएगी जो रेड वन है, और वो आपको देगी नए वेव फ्रंट की पोजीशन। सो सबसे पहला पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, ठीक। Then second point, the secondary wavelets travel in all direction with the speed of light. The third point, as a surface touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction at any instant, surface touching the forward points at any instant will give you the direction or the position of new wave front, और इसी तरह से आगे ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आई होप हाइगन्स ने आपके दिमाग में अच्छी खासी जगह बना ली है, वेव फ्रंट्स आपको क्लियर हो गए, हाइगन्स आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाबा जी आपको हाइगन्स से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ करवा देंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियोस आ रहे हैं रोज रात को 9 बजे, तैयार रहो, प्लेलिस्ट चेक करते रहो। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, जय हो।